है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, मैं आपके लिए लेकर आया हूं DA न्यूज प्लस की ओर से एक और शौर्य गाथा। जी हां, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज भी देश के हर नागरिक और नौजवान के दिल पर यह बात अंकित है। यह नारा है राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता, कर्तव्य और जिम्मेदारी के एहसास कराने वाले हमारे बेहद दमदार आजादी के मतवाले सुभाष चंद्र बोस का। उनका प्रसिद्ध युद्ध घोष दिल्ली चलो उनके दृढ़ संकल्प का एक बड़ा संकेतक था। इसी नारे को अपना आदर्श वाक्य मानकर आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी। उनका विचार था कि हमें अपनी राष्ट्रीय रक्षा को इतनी मजबूत नींव देनी चाहिए कि भविष्य को हमारी स्वतंत्रता पर कभी कोई आंच ना आए। आज हम 76वें वर्ष के रूप में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में नौजवान पीढ़ी को महान आजादी के दीवानों के बलिदान की कहानियों के बारे में बताने की जरूरत है। किस तरह से सुभाष चंद्र बोस और वीर शहीदों ने हमारे आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं हमारे खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। मैं शकील साजिद आपके सामने एक बार फिर से शौर्य गाथा लेकर आया हूं, जिसमें आजादी के मतवाले सुभाष चंद्र बोस की गाथा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाली माता पिता प्रभावती बोस और जानकीनाथ बोस के घर 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, जो आज भारत में उड़ीसा राज्य है, लेकिन ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। पारिवारिक जीवन की सूत्रधार प्रभावती ने 14 वर्ष की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद उन्होंने 13 और बच्चों को जन्म दिया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान और 6वें नंबर के थे। पिता जानकीनाथ एक सफल सरकारी वकील और ब्रिटिश राज के दौरान भारत सरकार के प्रति वफादार थे। वह भाषा और कानून के मामले में एक कुशल और ईमानदार व्यक्तित्व थे। अपने 5 बड़े भाइयों के बाद बोस ने जनवरी 1902 में कटक में बैप्टिस्ट मिशन के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में प्रवेश लिया। स्कूल में सभी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी थी। अधिकांश छात्र मिश्रित ब्रिटिश और भारतीय वंश के यूरोपीय और एंग्लो इंडियन थे। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शामिल थी। सही ढंग से लिखी और बोली जाने वाली लैटिन बाइबल, अच्छे शिष्टाचार, ब्रिटिश भूगोल और ब्रिटिश इतिहास, कोई भारतीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती थी। स्कूल का चुनाव जानकीनाथ ने किया था, जो चाहते थे कि उनके बेटे दोष रहित उच्चारण के साथ दोष रहित अंग्रेजी बोलें। उनका मानना था कि दोनों भारत में अंग्रेजी की पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है। स्कूल सुभाष के घर के विपरीत था, जहां केवल बंगाली बोली जाती थी। उनसे सुभाष ने एक पोषण करने वाली भावना को आत्मसात किया, जो उन स्थितियों की तलाश करते थे जिसमें संकट में लोगों की मदद की जा सके। बाल्यावस्था से ही बोस की मानसिकता अन्य लड़कों के साथ खेल में शामिल होने की बजाय घर के आसपास बागवानी करना ज़्यादा पसंद करते थे। उनके पिता, जो आरक्षित व्यवहार करने वाले और पेशेवर जीवन में व्यस्त थे, बड़े परिवार में एक दूर की उपस्थिति थे, जिसके कारण सुभाष को लगता था कि उनका बचपन एक साधारण था। फिर भी जानकीनाथ ने अंग्रेजी साहित्य को बड़े चाव से पढ़ा। जॉन मिल्टन, जॉन काउपर, मैथ्यू अर्नोल्ड और शेक्सपियर का हैमलेट उनके पसंदीदा ग्रंथ थे। उनके कई बेटे उनके जैसे अंग्रेजी साहित्य के उत्साही बन गए। 1909 में 12 वर्षीय सुभाष बोस अपने 5 भाइयों के साथ कटक के रेवेनेशा कॉलेजिएट स्कूल गए। यहाँ बंगाली और संस्कृत की भी
पढ़ाई जाती थी। साथ ही वेदों और उपनिषदों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों के विचार भी पढ़ाए जाते थे, जो आमतौर पर घर पर नहीं सीखे जाते थे। हालांकि उनकी पश्चिमी शिक्षा तेज़ी से जारी रही, फिर भी उन्होंने भारतीय कपड़े पहनना और धार्मिक चिंतन में संलग्न होना शुरू कर दिया था। अपनी माँ को उन्होंने लंबे पत्र लिखे, जिनमें बंगाली रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद के विचारों और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से उनका परिचय प्रदर्शित हुआ, जो उस समय हिंदू पुरुष के बीच लोकप्रिय था। व्यस्तता के बावजूद सुभाष चंद्र जरूरत पड़ने पर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने लगे। व्यस्तता के बावजूद सुभाष चंद्र बोस जरूरत पड़ने पर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने, प्रतिस्पर्धा करने और परीक्षाओं में सफल होने की क्षमता प्रदर्शित करने में सक्षम थे। सुभाष चंद्र बोस अपने 5 भाइयों के साथ 1913 में फिर से कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज गए, जो बंगाल के उच्च जाति के हिंदू पुरुषों के लिए ऐतिहासिक और पारंपरिक कॉलेज था। उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना चुना। उनके पढ़ने में कांट, हेगल, वर्गसन और अन्य पश्चिमी दार्शनिक शामिल थे। 1 साल पहले उनकी दोस्ती हेमंत कुमार सरकार से हुई थी, जो उनके विश्वासपात्र और धार्मिक इच्छाओं में भागीदार थे। प्रेसिडेंसी पद पर रहते हुए उनके भावनात्मक रिश्ते और भी मजबूत हुए। धार्मिक कल्पना की काल्पनिक भाषा में उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने शुद्ध प्रेम की घोषणा की। 1914 की लंबी छुट्टियों में उन्होंने मार्गदर्शन के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश में कई महीनों तक उत्तर भारत की यात्रा की। यात्रा के बारे में सुभाष के परिवार को स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई। यात्रा के दौरान सुभाष को टाइफाइड बुखार भी हो गया था। उनकी अनुपस्थिति ने उनके माता पिता को भावनात्मक रूप से परेशान कर दिया, जिसके कारण उनके लौटने तक माता पिता दोनों काफ़ी टूट गए और इस बात को लेकर पिता जानकीनाथ और सुभाष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। गुस्सा शांत होने के लिए सुभाष के प्रिय भाई शरद चंद्र बोस को इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके वापस आना पड़ा। सुभाष प्रेसिडेंसी लौट आए और पढ़ाई, वाद विवाद और छात्र पत्रकारिता में खुद को व्यस्त कर लिया। फरवरी 1916 में बोस पर प्रेसिडेंसी पद पर रहते हुए इतिहास के प्रोफेसर E.F. ओटन से जुड़ी एक घटना की साजिश रचने या उनमें भाग लेने का आरोप लगाया गया। घटना से पहले छात्रों ने दावा किया था कि ओटन ने भारतीय संस्कृति के बारे में न सिर्फ अभद्र टिप्पणियां की थी, बल्कि कुछ छात्रों को उन्होंने कॉलर पकड़कर धक्का दिया था। ओटन के अनुसार छात्र उनकी कक्षा के ठीक बाहर अस्वीकार रूप से तेज आवाज़ कर रहे थे और कुछ दिन बाद 15 फरवरी को कुछ छात्रों ने ओटन को एक सीढ़ी पर घेर लिया और चप्पलों से पीटकर भाग गए। हालांकि ओटन सुरक्षित थे, लेकिन फिर भी इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई। ओटन अपने हमलावरों की पहचान नहीं कर सके। अलबत्ता कॉलेज के एक नौकर ने भागने वालों में सुभाष बोस को देखने की गवाही दी। इस घटना ने न सिर्फ बोस के परिवार को दुख पहुंचाया था, बल्कि कलकत्ता को झकझोर कर रख दिया और उन्हें कटक लौटने का आदेश दिया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी पर दबाव बनाने के लिए उनके पारिवारिक संबंधों का इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद भी सुभाष बोस का निष्कासन 20 जुलाई 1917 तक जारी रहा। हालांकि कलकत्ता विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने उन्हें लौटने की अनुमति तो दी, लेकिन दूसरे कॉलेज में बहरहाल बोस एक नक्षत्र थे। 1918 में दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में सम्मान के साथ BA की उपाधि प्राप्त करते हुए स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के सभी दर्शन शास्त्रों के छात्रों में दूसरे स्थान पर रहे। अपने पिता के आग्रह पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने और उनमें बैठने के लिए इंग्लैंड जाने के लिए सहमत हुए। 20 अक्टूबर 1919 को लंदन पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने ICS के लिए अपना आवेदन तैयार किया और अपने संदर्भ के लिए उन्होंने भारत के अवर सचिव रायपुर के लॉर्ड सिन्हा और लंदन में भारतीय परिषद में बैठे कलकत्ता के एक धनी वकील भूपेंद्रनाथ बसु का नाम लिया। सुभाष चंद्र बोस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन प्रवेश की समय सीमा बीत चुकी थी। तब उन्होंने कुछ भारतीय छात्रों और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट बोर्ड से मदद मांगी। बोर्ड ने कॉलेज में
औपचारिक प्रवेश के बिना सस्ती कीमत पर विश्वविद्यालय शिक्षा की पेशकश की। उन्होंने कैम्ब्रिज में मानसिक और नैतिक विज्ञान ट्रिपोस को चुना। ICS में 6 रिक्तियां थीं। सुभाष चंद्र बोस अगस्त 1920 में खुली प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए और चौथे स्थान पर रहे। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। 1921 में भारत पर और भी विषयों पर अंतिम परीक्षाएं बाकी थीं, जिसमें भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय इतिहास और एक भारतीय भाषा शामिल थी। सफल उम्मीदवारों को एक घुड़सवारी परीक्षण से भी गुजरना था। इन विषयों से कोई डर न होने और एक सवार होने के कारण सुभाष चंद्र बोस को लगा कि ICS आसान पहुंच के भीतर है। फिर भी अगस्त 1920 और 1921 के बीच उन्होंने अंतिम परीक्षा देने के बारे में संदेह होने लगा था। उन्होंने कलकत्ता में अपने पिता और अपने भाई शरद चंद्र बोस के साथ कई पत्रों का आदान प्रदान किया, जिसमें शरद को लिखे एक पत्र में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, लेकिन मेरे स्वभाव के एक व्यक्तित्व के लिए जो ऐसे विचारों पर पला बड़ा है जिन्हें सनकी कहा जा सकता है, उसे न्यूनतम प्रतिरोध की रेखा का अनुसरण करना सर्वोत्तम रेखा नहीं है। जीवन की अनिश्चितताएं उस व्यक्ति को भयभीत नहीं कर सकती जिसके हृदय में कोई बड़ा सांसारिक महत्वाकांक्षा नहीं है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति सिविल सेवा से जुड़ा है तो उसके लिए अपने देश को सर्वोत्तम और पूर्ण सेवा प्रदान करना संभव नहीं है। अप्रैल 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने ICS की अंतिम परीक्षा में शामिल नहीं होने का निश्चय किया और शरद को एक पत्र लिखकर इसकी सूचना दी और अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को हुए कष्ट के लिए माफ़ी भी मांगी। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेगू को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम भारतीय सिविल सेवा में परिवीक्षाधीनों की सूची से हटा दिया जाए। अगले दिन उन्होंने शरद को फिर एक पत्र लिखा जिसमें लिखा, मुझे मां का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि उनके पिता और अन्य लोगों के विचार के बावजूद उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों को प्राथमिकता दी। मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसा पत्र पाकर मैं कितना खुश हूँ। यह मेरे लिए एक खजाना होगा क्योंकि इसने मेरे दिमाग में एक बड़ा बोझ हटा दिया है। कुछ समय पहले सुभाष चंद्र बोस CR दास के संपर्क में थे, जो बंगाल में राजनीति के शीर्ष पर पहुंच चुके एक वकील थे। दास ने सुभाष को कलकत्ता लौटने के लिए प्रोत्साहित किया और अब जब ICS स्नातक करने का निर्णय पूरी तरह से पीछे रह गया तो सुभाष चंद्र बोस ने आधे अधूरे मन से कैम्ब्रिज से BA पूरा कर लिया और अंतिम परीक्षा दी। उत्तीर्ण हुए लेकिन तृतीय श्रेणी में रखे गए। उन्होंने जून 1921 में भारत के जाने की तैयारी की और अपना डिप्लोमा लेने के लिए एक साथी भारतीय छात्र को चुना। सुभाष चंद्र बोस महज 24 वर्ष की आयु में 16 जुलाई 1921 की सुबह भारत के बम्बई पहुंचे। उन्होंने तुरंत महात्मा गांधी के साथ साक्षात्कार का प्रयास शुरू कर दिया। उस समय 51 वर्षीय महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के नेता थे, जिन्होंने पिछले वर्ष भारत में तूफान ला दिया था और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इसे 1/4 सदी में विकसित होना था। गांधी बम्बई में थे और उस दोपहर बोस से मिलने के लिए सहमत हुए। कई वर्षों बाद लिखी गई बोस की बैठक की कहानी में उन्होंने सवालों की एक श्रृंखला के बाद गांधी जी की आलोचना की। बोस ने सोचा कि गांधी के उत्तर अस्पष्ट थे, उनके लक्ष्य अस्पष्ट थे, उन्हें हासिल करने की उनकी योजना पर विचार नहीं किया गया था। इस पहली मुलाकात में गांधी और बोस के बीच साधन के सवाल पर मतभेद हो गए। गांधी के लिए अहिंसक तरीकों से किसी भी अंत तक बातचीत नहीं की जा सकती थी। लक्ष्यों के प्रश्न पर उनके बीच मतभेद था। बोस शासन के अधिनायकवादी मॉडल की ओर आकर्षित थे, जिसकी गांधी ने निंदा की थी। इतिहासकार गॉर्डन के अनुसार हालांकि गांधी ने बोस को बंगाल में कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवाद के नेता CR दास से मिलवाया था और ये कहते हुए परिचय करवाया था कि जिनकी उन्हें तलाश थी वो बोस के रूप में मिला है। हालांकि CR दास गांधी की तुलना में अधिक लचीले थे, उग्रवाद के प्रति अधिक सहानुभूति रखते थे, जिसने बंगाल में बोस जैसे आदर्शवादी युवाओं को आकर्षित किया। दास ने बोस को राष्ट्रवादी राजनीति में उतारा।
बोस लगभग 20 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति के ढांचे के रूप में काम करते रहे, भले ही उन्होंने इसकी दिशा बदलने की कोशिश की हो। 1922 में बोस ने स्वराज अखबार की स्थापना की और बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रचार का कार्यभार संभाला। उनके गुरु चित्तरंजन दास थे, जो बंगाल में आक्रामक राष्ट्रवाद की आवाज थे। 1923 में बोस को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुना गया। वह समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादक बने, जिसकी स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी। जब दास 1924 में कलकत्ता के मेयर चुने गए तो बोस ने नगर निगम के CEO के रूप में कार्य किया। उसी वर्ष जब बोस कलकत्ता के एक विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे थे तो उन्हें मगफूर अहमद आजाजी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वह जेल में डाल दिए गए। 1927 में वे जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने और जवाहरलाल नेहरू के साथ स्वतंत्रता के लिए काम करने लगे। दिसंबर 1928 के अंत में बोस ने कलकत्ता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक बुलाई, जहां उनकी सबसे यादगार भूमिका कांग्रेस वॉलंटियर के कोर जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी GOC के रूप में थी। लेखक नीरज चौधरी ने बैठक के बारे में लिखा, बोस ने वर्दी में एक स्वयंसेवी दल का गठन किया। इसके अधिकारियों को स्टील कट एपोलेट भी प्रदान किए गए। उनकी वर्दी कलकत्ता में ब्रिटिश दर्जियों की कंपनी हरमन द्वारा बनाई गई थी। GOC के रूप में उन्हें संबोधित कर एक टेलीग्राम फोर्ट विलियम में ब्रिटिश जनरल को दिया गया था और ब्रिटिश भारतीय प्रेस में बहुत दुर्भावनापूर्ण गपशप का विषय बना था। एक सच्चे शांतिवादी के रूप में महात्मा गांधी ने अहिंसा की कसम खाई थी। उन्हें अहंकार, जूते चटकाना और सलाम पसंद नहीं था और बाद में उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन को बर्टम मिल्स सर्कस के रूप में वर्णित किया था, जिससे बंगालियों में काफ़ी आक्रोश फैल गया। 1930 के दशक के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की। उस दौरान उनकी मुलाकात भारतीय छात्रों और यूरोपीय राजनेताओं से हुई, जिसमें बेनिटो मुसोलिनी भी शामिल थे। उन्होंने पार्टी संगठन का अवलोकन करने के साथ ही साम्यवाद और फासीवाद को क्रियान्वित होते देखा था। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल का पहला भाग भी लिखा और शोध किया, जिसमें वर्ष 1920 से 1934 में देश के स्वतंत्रता के आंदोलन को कवर किया गया। हालांकि इसे 1935 में लंदन में प्रकाशित किया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस डर से कि कॉलोनी में इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया कि इससे अशांति भड़क जाएगी। बोस को वियना के ऑटो फॉल्टेस द्वारा आयोजित इंडियन सेंट्रल यूरोपियन सोसाइटी द्वारा यूरोप में समर्थन दिया गया था। 1938 में बोस ने अपनी राय व्यक्त की कि कांग्रेस को राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने और समाजवादी शासन स्थापित करने के दोहरे उद्देश्य के साथ एक व्यापक साम्राज्यवादी विरोध मोर्चे पर संगठित किया जाना चाहिए। 1938 तक बोस राष्ट्रीय कद के नेता बन चुके थे और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नामांकन स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए थे। वह बिना शर्त स्वराज के पक्ष में थे, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ बल का प्रयोग भी शामिल था। इसका मतलब मोहनदास करमचंद गांधी के साथ उनका टकराव था, जिन्होंने वास्तव में बोस के राष्ट्रपति पद का विरोध किया था, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया। बोस ने एकता बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन गांधी ने बोस को अपनी कैबिनेट बनाने की सलाह दी। इस दरार ने बोस और नेहरू को भी विभाजित कर दिया। 1939 की कांग्रेस बैठक में वे स्ट्रेचर पर उपस्थित हुए। उन्हें गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के स्थान पर फिर से अध्यक्ष चुना गया। यू मुथुरामलिंगम थेवर ने अंतर कांग्रेस विवाद में बोस का पुरजोर समर्थन किया। थेवर ने पूरे दक्षिण भारत से बोस के लिए वोट जुटाए। हालांकि कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी के नेतृत्व वाले गुट के कदमों के कारण बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। 22 जून 1939 को बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक वामपंथ को मजबूत करना था, लेकिन जिसकी मुख्य ताकत उनके गृह राज्य बंगाल में थी। यू मुथुरामलिंगम थेवर, जो शुरू से ही बोस को कट्टर समर्थक थे, वह फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो गए। जब बोस 6 सितंबर को मदुरई आए तो थेवर ने उनके स्वागत के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया।
जब सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए समर्थन जुटाने के लिए मुथु रामलिंगम थेवर के निमंत्रण पर मदुरई का दौरा कर रहे थे तो वह मद्रास से होकर गुजरे और गांधी पीक पर 3 दिन बिताए। उनके पत्राचार से पता चलता है कि ब्रिटिश अधीनता के प्रति उनकी नापसंदगी के बावजूद वह उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण और जीवन के प्रति उनके दृढ़ अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के बहुत प्रभावित थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के ओजस्वी नारे को आज भी आज़ादी की लड़ाई में अहम स्थान पर रखा जाता है। इतना ही नहीं, आज़ाद हिंद फौज के कमांडर होते हुए उन्होंने देश की अस्थायी सरकार भी बनाई जो इसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड जैसे देशों ने मान्यता भी दी थी। नेताजी की आज़ाद हिंद सरकार का अपना अलग बैंक भी था। 1943 में बने आज़ाद हिंद बैंक ने 10 रुपये के सिक्के के 1 लाख रुपए तक की नोट जारी किए थे। गौरतलब है कि इनमें से 10,000 रुपये तक के नोट पर खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपती थी। नेताजी के जीवन के रोचक किस्सों में कई अद्भुत बातें शुमार हैं। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1954 को ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय एक विमान दुर्घटना हो गया था। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस इस एयरक्राफ्ट में सवार थे और 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए थे। बोस कोमा में चले गए और रात 9 से 10 बजे के बीच उनका निधन हो गया। हालांकि घायल या मृत बोस की कोई तस्वीर नहीं मिलती, ना ही अधिकारियों की ओर से कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया। यही वजह है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि नेताजी की मौत हो गई है। सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर जो कारण और परिस्थितियां बताई गईं वे उनसे सहमत नहीं थे। उन्होंने इसे साजिश बताया और कहा कि नेताजी के निधन के कुछ घंटों के भीतर ही कोई विमान हादसा नहीं हुआ था। इतिहासकार लियोनार्ड ए गॉर्डन के अनुसार रिबामोल उनके शरीर और अधिकांश भाग पर डाला गया और फिर एक सफ़ेद मरहम लगाया गया था, जिसके कारण उनके शरीर के ज़्यादातर हिस्से पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर योशिमी ने बोस को उनके कमज़ोर दिल के लिए बीटा बैम्फर के 4 इंजेक्शन और डिजिटामाइन के 2 इंजेक्शन दिए। इन्हें लगभग हर 30 मिनट में दिया जाता था। क्योंकि जलने के बाद उनके शरीर का तरल पदार्थ तेज़ी से निकल रहे थे, इसलिए उसे अंतशिरा के माध्यम से रिंगर का घोल दिया गया था। तीसरे डॉक्टर इसी ने उन्हें रक्त आदान दिया। एक अर्दली काजुओ मित्सुई, एक सेना का निजी व्यक्ति भी कमरे में था और कई नर्सें भी सहायता कर रही थीं। बोस का सिर अभी भी साफ था, जिसे डॉक्टर योशिमी ने इतनी गंभीर चोटों वाले व्यक्तित्व के लिए उल्लेखनीय पाया। इलाज के बावजूद सुभाष चंद्र बोस कोमा में चले गए और कुछ घंटों बाद स्थानीय समय अनुसार शनिवार रात 9 से 10 के बीच बोस की 48 वर्षीय आयु में मृत्यु हो गई। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।